दाइसू पीछे खड़ा हो जाता है और जब इसका दोस्त फोन डिस्कनेक्ट करके पीछे देखता है तो वहाँ पर दाइसू नहीं होता। वो वहाँ से अचानक से गायब हो चुका होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि दाइसू को किसी ने एक कमरे में बंद कर रखा है जो उसे नीचे एक छेद से खाना देता है। दाइसू चिल्लाता है, उसे नहीं पता कि उसे क्यों किडनैप किया गया है। लेकिन अब दाइसू एक ऐसे कमरे में है जहाँ पर वो बिल्कुल अकेला है। ना उससे कोई बात करता है, ना कोई मिलने आता है। उसे कुछ नहीं पता कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और दाइसू को इस कमरे में काफी दिन हो जाते हैं और कभी कभी इस कमरे में धुआं उठता है और धुआं उठने के बाद दाइसू बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो कोई उसके बाल काट देता है, दाढ़ी बना देता है, कपड़े चेंज कर देता है। अगले 1 साल तक ऐसा ही चलता रहता है और इस बार जब ये लोग दाइसू के कमरे में आते हैं तो ये उसके कमरे से गिलास और उसकी बॉडी से कुछ खून भी निकाल कर ले जाते हैं। यहाँ इस कमरे में एक टीवी भी होता है और जब दाइसू टीवी पे न्यूज़ देख रहा होता है तो उसमें खबर आती है कि उसकी पत्नी का किसी ने खून कर दिया है और पिछले 1 साल से दाइसू अपने घर से लापता है और उसकी बीवी की उससे बनती नहीं थी। इनकी आपस में रोज लड़ाई झगड़े होते थे और दाइसू एक शराबी था और मौकाए वारदात पे दाइसू का खून और एक गिलास में उसके उंगलियों के निशान भी मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि दाइसू वापस आया था और उसने अपनी पत्नी का खून किया और एक बार फिर से लापता हो गया। ये न्यूज़ देखने के बाद दाइसू को बहुत दुख होता है। वो अपनी जान लेने की कोशिश भी करता है, अपने हाथ की नब्ज काट देता है, लेकिन जिन लोगों ने उसे इस कमरे में कैद किया होता है वो लोग उसका इलाज करवा के उसे ठीक कर देते हैं। दरअसल ये लोग नहीं चाहते कि दाइसू मरे और दाइसू इस कमरे में अकेला ये सोचता रहता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिसकी उसको सजा मिल रही है। और वो अपनी जिंदगी की ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू करता है और उसमें वो सब कुछ लिखता है कि उसने अपनी जिंदगी में अपने पास्ट में किस किस को तकलीफ पहुंचाई थी, किस किस को दुख पहुंचाया था, ताकि वो ये पता लगा सके कि वो कौन इंसान है जो उसे ये सजा दे रहा है। उसके दिमाग में कई सारे नाम आते हैं लेकिन कोई भी एक सटीक नाम नहीं आ पाता। यहाँ पर दाइसू बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अब वो यहाँ पर टीवी से फाइटिंग की प्रैक्टिस करना भी शुरू कर देता है ताकि यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले वो उस आदमी को मार सके जिसने उसे यहाँ पर सालों से कैद किया है, जिसने उसकी बीवी का कत्ल किया और इल्जाम उसके सिर पे लगा दिया। दाइसू को यहाँ पे काफी वक्त हो चुका है और वो हर एक गुजरते साल के साथ अपने हाथ में एक टैटू की लाइन खींच देता है ताकि उसे पता चल सके कि उसे यहाँ पर कितने साल हो चुके हैं। अब इसे यहाँ पर खाने में हमेशा मोमोज दिए जाते हैं और मोमोज खाने के लिए जो चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है ये उस चॉपस्टिक से इस प्राइवेट जेल में एक सुरंग बनाना शुरू करता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और आज इसे इस जगह पर पूरे 15 साल हो चुके हैं और इन 15 सालों में इसने इस जेल में एक सुरंग बना ली है और जब ये सुरंग के दूसरे छोर यानी कि दीवार के अंत तक पहुंचता है तो वहां से एक ईंट निकलती है और अगले 1 महीने में ये इस सुरंग को पूरा करके यहाँ से निकल जाएगा और उस आदमी से बदला लेगा जिसने उसे यहाँ पर 15 साल से कैद किया हुआ है। तभी इसके कमरे में धुआं उठना शुरू होता है और ये बेहोश हो जाता है और इसके बेहोश होने के बाद इसके कमरे में एक औरत आती है जो हिप्नोसिस करती है और वो इसे हिप्नोसिस करके बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर एक घास का मैदान दिख रहा है और ऐसे ही होता है। उसे वहाँ पर घास का मैदान दिखना शुरू हो जाता है और इसके बाद इसे एक बहुत बड़े ब्रीफकेस के अंदर बंद करके एक जगह पर फेंक दिया जाता है और जब इसे होश आता है तो ये आज़ाद हो चुका है। आज ये 15 सालों बाद उस कमरे से बाहर निकला है। अब ये अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास नहीं जा सकता क्योंकि वो इसे अपनी बीवी का कातिल समझते हैं। इसीलिए ये सड़कों पर इधर उधर भटक रहा होता है और जब ये एक जगह बैठकर मछलियों का एक्वेरियम देख रहा होता है तभी एक आदमी इसके पास आता है और वो इसे एक मोबाइल और एक वॉलेट देता है। वॉलेट में बहुत सारे पैसे भी होते हैं और वो आदमी इसे बोलता है कि मुझसे कुछ भी नहीं पूछना क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए जाता है जहाँ पर एक लड़की काम करती है। वो इसे देखकर बोलती है क्या तुम यहाँ पर अक्सर आते रहते हो? वो कहता है कि नहीं। लड़की बोलती है कि बहुत जाने पहचाने लगते हो। दाइसू बोलता है कि तुम भी बहुत जानी पहचानी लगती हो और तभी इसका मोबाइल रिंग होता है और वहाँ से उसी आदमी की आवाज़ आती है जिसने इसे 15 सालों तक कैद रखा था। दाइसू बोलता है कि कौन हो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो कहता है कि तुम बताओ। दाइसू एक के बाद एक कई नाम लेता है जिन पर उसे शक होता है। वो बोलता है कि मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। दाइसू बोलता है कि कौन हो तुम? वो कहता है कि मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्यों हूँ ये इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा स्कूल जब से खत्म हुआ है तब से लेकर अब तक की अपनी पूरी जिंदगी पर नजर डालो। अब तुम्हारे होमवर्क का वक्त है और एक बात हमेशा याद रखना, चाहे रेत का कण हो चाहे पत्थर,
पानी में वो दोनों एक ही तरह से टूटते हैं। दाइसू से कहता है कि तुमने मुझे हिप्नोटाइज करके रखा था ना, तुमने ऐसा क्यों किया? वो इसकी बात का जवाब नहीं देता। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और इसके बाद वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। और कुछ ही देर बाद जब ये उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है तो बेहोश हो जाता है। और वहाँ पर जो लड़की होती है जिसने इसे ये बोला होता है कि तुम्हारा चेहरा बहुत जाना पहचाना लगता है, इस लड़की का नाम मिडो होता है। और ये उसे अपने घर पर ले आती है। घर पर आने के बाद जब इसे होश आता है तो दाइसू देखता है कि वो लड़की उसकी वो डायरी, वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही होती है जो उसने उस प्राइवेट जेल में 15 सालों में लिखी थी। वो उससे वो सारी डायरी छीन लेता है। अब दाइसू के पास उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 ही मकसद हैं। एक, उस इंसान को ढूंढना जिसने उसे 15 सालों तक एक कमरे में कैद करके रखा, और दूसरा अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढना। जब वो अपनी खोई हुई बेटी को अपने रिश्तेदारों, अपने जानकारों के पास मिडो को भेजता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी स्वीडिश कपल ने अडॉप्ट कर लिया है। और इसके बाद दाइसू अपनी बेटी को ढूंढना बंद कर देता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उस इंसान को ढूंढना चाहता है जिसने उसे 15 सालों तक कैद रखा था। अब जब वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है तो उसे याद आता है कि जो खाना उसे 15 सालों तक खिलाया गया है, अगर वो उस रेस्टोरेंट को ढूंढ ले तो हो सकता है कि वो उस जगह को भी ढूंढ ले जहाँ पर उसे कैद किया गया था, क्योंकि उसे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और इसके बाद वो एक एक करके कई सारे चाइनीज रेस्टोरेंट का खाना खाना शुरू करता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल सकता है लेकिन उस खाने का टेस्ट नहीं भूल सकता, क्योंकि 15 सालों तक सिर्फ उसने वही खाना खाया था। और एक दिन उसे वो रेस्टोरेंट मिल जाता है जिसका खाना वो 15 सालों तक खा रहा था। और उस डिलीवरी बॉय का पीछा करते करते वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर वो 15 सालों तक कैद था। और अब दाइसू उस जेल के अंदर घुस जाता है और वहाँ का जो इंचार्ज होता है दाइसू से टॉर्चर करता है और उससे पूछता है कि किसने मुझे 15 सालों तक कैद किया था। दरअसल ये एक तरह की प्राइवेट जेल होती है जहाँ पर लोग पैसे देकर दूसरे लोगों को बंदी बनाकर रखते हैं। वहाँ का इंचार्ज बोलता है कि जिसने तुम्हें बंदी बनाकर यहाँ पर 15 सालों तक रखा था, मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी आवाज रिकॉर्ड करके रखी है। और वो आदमी दाइसू को ये भी बताता है कि उसने तुम्हें कैद इसलिए किया था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। और इसके बाद दाइसू वो रिकॉर्डेड कैसेट लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। तभी उसके सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो दाइसू को मारना चाहते हैं, लेकिन पिछले 15 सालों में दाइसू ने इसी जगह पर फाइटिंग की बहुत प्रैक्टिस की होती है, इसीलिए वो उन सब के सब को धराशायी कर देता है और उस जेल से, उस कैद से बाहर निकल जाता है। लेकिन दाइसू भी बहुत जख्मी हो जाता है और जब वो सड़क पे चल रहा होता है तो बेहोश हो जाता है। तभी एक आदमी उसे टैक्सी पे बिठाता है और मिडो के घर का एड्रेस बताता है। मिडो वही लड़की होती है जो दाइसू को रेस्टोरेंट से अपने घर पर ले गई होती है और इस पूरी जर्नी में मिडो उसका साथ दे रही होती है। दाइसू बेहोशी की हालत में उस आदमी को शुक्रिया कहता है। वो आदमी कहता है कि अलविदा ओडाइसू। दाइसू का पूरा नाम ओडाइसू होता है और ओडाइसू समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने उसे कैद किया होता है। लेकिन तब तक टैक्सी वहाँ से निकल जाती है और जब दाइसू को होश आता है तो वो मिडो के घर पर होता है जहाँ पर उसने उसके सारे घाव पर मरहम पट्टी कर रखी होती है। इसके बाद दाइसू उस टेप को सुनता है जो वो उस जगह से लेकर आया है जहाँ पर उसे कैद किया गया था और उसमें उस आदमी की आवाज होती है जिसने उसे 15 सालों तक कैद करवाया था। वो आदमी बोलता है कि किसी को 15 सालों के लिए कैद करना है, लेकिन ध्यान रहे वो पागल ना हो। और वो आदमी जो इस प्राइवेट जेल का इंचार्ज होता है वो बोलता है इसके लिए उसे हमें उसके पानी में ड्रग्स मिला कर देनी होगी। और वो 15 सालों से दाइसू को ड्रग्स दे रहे थे, इसीलिए वो उस कमरे में पागल नहीं होता। अब वो इंचार्ज उस आदमी से पूछता है कि इसका गुनाह क्या है। वो बोलता है कि ये बातें बहुत करता है और इसके बाद वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब दाइसू अगले दिन अपने उस दोस्त से मिलने जाता है जो इस कहानी की शुरुआत में उसके साथ था, जो पुलिस स्टेशन से उसे छुड़वा के लेकर आता है। इसका एक साइबर कैफे होता है। दाइसू उसके पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें अपने दुश्मन को अपने नजदीकी लोगों में ढूंढना चाहिए, वो हो ना हो तुम्हारे आसपास ही है। और इसके बाद ये मिडो का मेल आईडी चेक करते हैं और तभी उसमें एक मेल आता है। ये मेल एवरग्रीन आईडी से आता है जिसमें ये लिखा होता है कि तुम्हारे ऊपर जो केस था अब तुम उस केस से आजाद हो। और इस आईडी के थ्रू दाइसू का दोस्त उसका एड्रेस निकाल लेता है और एड्रेस होता है बिल्डिंग 7 रूम नंबर 407। और दाइसू उस जगह पहुंच जाता है और जब दाइसू उस जगह पहुंचता है तो वहां पर वो आदमी होता है। इस आदमी का असली नाम ली वू जिन होता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारे पास 5 दिन है और अगर तुमने 5 दिन में ये पता लगा लिया कि मैंने तुम्हें कैद क्यों किया था तो मैं खुद को मार दूंगा। और अगर तुम पता नहीं लगा पाए
तो मैं मीडो को मार दूंगा। दरअसल मीडो अब इसके कब्जे में होती है। ली वू जिन उसे कहता है कि मैं हर उस औरत को मार दूंगा जिसे तुम प्यार करते हो। इसके बाद दाइसू उसे टॉर्चर करना चाहता है, उसे मारना चाहता है। तभी वो उसे अपनी शर्ट खोल के दिखाता है। वो बताता है कि मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और इसमें एक पेसमेकर लगा हुआ है। पेसमेकर दरअसल हार्ट पेशेंट को लगाया जाता है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। वो बोलता है कि मैंने इसका एक रिमोट कंट्रोल बनवाया था ताकि मैं जब चाहूँ इसको बंद कर सकूं, और अगर मैं मर गया तो तुम्हें ये कभी पता नहीं चल सकेगा कि मैंने तुम्हें 15 सालों तक कैद क्यों किया था, और मीडो का भी पता तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दाइसू उसे कुछ नहीं कहता और दाइसू किसी तरह से उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ पर मीडो को पकड़ा हुआ होता है, और अब दाइसू भी उनके कब्जे में होता है और वो दाइसू को टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक भरा हुआ ब्रीफकेस पैसों का कोई लेकर आता है और वो बोलता है कि दाइसू को छोड़ दो। हालांकि वो आदमी दाइसू को नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि ये उसी प्रिजनर का इंचार्ज होता है जिसे दाइसू ने बहुत बुरी तरह मारा होता है, बहुत टॉर्चर किया होता है। लेकिन पैसों के लालच में वो उसे छोड़ देता है। जब वो जा रहा होता है, दाइसू बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ को काट दूंगा जिससे तुमने मीडो को छुआ है। वो कहता है व्हाट अबाउट माय टंग, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अब ये दोनों आज़ाद हैं और ये उस जगह को छोड़कर जहाँ पर ही रहते हैं कहीं और चले जाते हैं ताकि इन्हें कोई ना ढूंढ पाए, और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दाइसू की जिंदगी में 15 साल में पहली बार खुशी आई है। दाइसू खुश है क्योंकि उसे किसी से प्यार हो गया है, और इन दोनों के बीच में संभोग भी होता है। और जब ये सुबह उठते हैं तो इनके कमरे में एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स में उसी आदमी का हाथ होता है जिसको दाइसू ने बोला था कि मैं तेरा हाथ अलग कर दूंगा। दाइसू बोलता है कि उस आदमी को ये कैसे पता चला कि मैंने उसे कहा था कि मैं उसका हाथ अलग कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि उसने हमारी बातें सुनी थी, और ये सब ली वू जिन ने किया था जिसने दाइसू को 15 सालों तक कैद में रखा था। और अब दाइसू को शक होता है, हो ना हो उसके जूतों में, उसके शरीर में, उसके कपड़ों में कोई ट्रांसमीटर है जिसकी वजह से उस इंसान ने इन्हें ढूंढ लिया और वो इनकी बातें सुन सकता है। और जब दाइसू अपने जूते चेक करवाता है तो उसमें सच में एक ट्रांसमीटर होता है और वो उस ट्रांसमीटर को निकाल कर फेंक देता है। इसके बाद ये इंटरनेट पे एवरग्रीन के नाम से बहुत सारे साइट्स, बहुत सारे बिजनेस चेक करते हैं, और तभी एक वेबसाइट का नाम आता है जिसमें लिखा होता है एवरग्रीन ओल्ड बॉयज द सैंगोंग हाई स्कूल एल्यूमिनी होम पेज, और ये वही स्कूल होता है जहाँ पर दाइसू और उसका दोस्त पढ़ा करते थे। इसके बाद ये उसी स्कूल में जाते हैं जहाँ ये पढ़ा करते थे, और वहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, और रिकॉर्ड्स में ली वू जिन का नाम सामने आता है। दरअसल अभी तक इसे उस इंसान का नाम नहीं पता होता जिसने इसे 15 सालों तक कैद किया था। हालांकि उसे मिल चुका है, और रिकॉर्ड्स में भी ली वू जिन की कोई फोटो, कोई डिटेल्स नहीं होती। वो अपने दोस्त को बोलता है, वो कहता है क्या तुम इसे जानते हो? उसका दोस्त बोलता है कि मुझे याद नहीं, तुम और रिकॉर्ड्स में क्यों नहीं चेक करते? वो कहता है मैंने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन उसका कोई भी फोटो नहीं है। इसके बाद दाइसू अपने दोस्त से पूछता है क्या तुम लीसुआ को जानते हो जो हमारे ग्रेड में थी? वो कहता है हाँ, वो तो मर चुकी थी। दाइसू उससे पूछता है कि वो कैसी लड़की थी? वो बोलता है कि वो एक नंबर की कैरेक्टर लेस इंसान थी और वो उसके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता है। और वहीं उसी के कैफे में ली वू जिन बैठा होता है जो उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है, और ये बातें सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो दाइसू के दोस्त को मार देता है। और दाइसू को बोलता है कि मेरी बहन कोई सड़क छाप या कैरेक्टर लेस इंसान नहीं थी और ये बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। और अब दाइसू को पूरी कहानी याद आ जाती है। उसे याद आता है कि किस तरह से उसने वू जिन और उसकी बहन को आपस में इंटीमेट होते हुए देखा था, और जब वो स्कूल छोड़ के जा रहा था तो उसने ये बात अपने दोस्त को बताई थी। हालांकि उसने उसे कहा था कि ये बात वो किसी को ना बताए, लेकिन उसके दोस्त ने ये बात सबको बता दी थी, और जिस वजह से वू जिन की बहन पूरी तरह से बदनाम हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। और उसने आत्महत्या 5 जुलाई को की थी। इसीलिए वू जिन दाइसू को 5 जुलाई तक का टाइम देता है और आज 5 जुलाई होता है। हालांकि इस पूरी घटना में वजह दाइसू तो होता है, लेकिन उसकी गलती इतनी बड़ी भी नहीं होती कि उसे 15 सालों तक एक कमरे में कैद करके रखा जाए। लेकिन वू जिन ये मानता है कि चाहे रेत का कण हो या पत्थर, वो दोनों पानी में एक समान टूटते हैं। यानी चाहे दुख बड़ा हो या छोटा, वो दोनों तकलीफ एक समान देते हैं। मीडो दाइसू को बोलते हैं कि अब तुम्हें वजह पता चल चुकी है, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ पर वो हमें ना ढूंढ पाए। लेकिन दाइसू बोलता है कि नहीं, बदला अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, और वो मीडो को उस आदमी के पास छोड़ देता है जिस आदमी की जेल में वो 15 सालों तक था। और दाइसू ऐसा 2 कारणों से करता है, ताकि वू जिन मीडो को ना ढूंढ पाए, उसे ना मार पाए, और दूसरा ये आदमी अब वू जिन का दुश्मन है क्योंकि वू जिन ने इसका हाथ काटा था। और इसके बाद
वो वूजिन से मिलने के लिए उसके पेंट हाउस पहुंच जाता है। और जब वो उसके पेंट हाउस पहुंचता है तो वूजिन उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें सब कुछ याद आ ही गया। दाइसो बोलता है कि तुमने मेरी मेमोरी मिटाकर मुझे ये बोला कि सब कुछ याद करो, ये ठीक नहीं था, लेकिन मैं जीत गया और अब जैसा कि तुमने वादा किया था तुम खुद को मार के दिखाओगे। वूजिन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हमने हिप्नोसिस करके तुम्हारी याददाश्त मिटा दी थी? पता है तुम्हें याद क्यों नहीं रहा? क्योंकि बस तुम भूल गए और कुछ भी नहीं। तुम्हारी अफवाह इतनी फैल गई थी कि लोग ये भी कहने लगे थे कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है और वो भी यकीन करने लगी थी और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। वूजिन उससे बोलता है क्या तुमने पोस्ट हिप्नोसिस के बारे में सुना है? पोस्ट हिप्नोसिस से आप किसी के भी दिमाग में कुछ भी डाल सकते हो और तुम और मीडो जो आज एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के करीब आए हो, ये उसी का नतीजा है। हमने तुम दोनों को हिप्नोसिस किया था और जिसकी वजह से आज तुम दोनों एक साथ हो। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुम सवाल ही गलत पूछ रहे थे। जब से हमने तुम्हें छोड़ा तुम्हारा सवाल था कि मुझे 15 सालों तक जेल में क्यों रखा गया, जबकि तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए था कि वूजिन ने दाइसो को 15 साल कैद में रखने के बाद क्यों छोड़ा। और इसके बाद वो उसे एक बॉक्स दिखाता है और उस बॉक्स के अंदर एक फोटो एल्बम होती है। इस एल्बम में दाइसो के परिवार की फोटो होती है, वो, उसकी बीवी और उसकी बच्ची। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो एल्बम को पलटता है उसकी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होना शुरू हो जाती है और जब वो उसका आखिरी फोटो देखता है तो मीडो ही उसकी बेटी होती है जिससे आज वो प्यार करता है, जिसके साथ उसके शारीरिक संबंध है। और ये देखने के बाद दाइसो पूरी तरह से बौखला जाता है और वो वूजिन पर हमला कर देता है। लेकिन वूजिन का जो साथी होता है वो दाइसो को पकड़ लेता है और दाइसो और उसके बीच में लड़ाई होती है। और इसी बीच में दाइसो उसका कान फोड़ देता है ताकि वो वूजिन की बात ना सुने और वो उसे मार दे। दाइसो मरना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी बेटी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन इससे पहले कि वो दाइसो को मारता, वूजिन अपने ही आदमी को मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि दाइसो मरे। इसके बाद वूजिन दाइसो को बोलता है कि तुमने मीडो को वहाँ क्यों छोड़ा? तुम समझे नहीं, वो एक ट्रैप था, एक जाल था जिसमें तुम फंस गए। मैंने उसका हाथ जरूर काटा था लेकिन बदले में उसे मैंने बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रॉपर्टी दी और वो अभी भी मेरा आदमी है। और इसके बाद वो मीडो को फोन करता है और मीडो से बताते कि मेरे सामने एक बॉक्स है और ये मुझे उसे खोलने के लिए कह रहे हैं। और ये बॉक्स बिल्कुल वैसे ही बॉक्स होता है जैसा बॉक्स दाइसो ने खोला था। दाइसो बोलता है कि उस बॉक्स को मत खोलना। वो चिल्लाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी को ये पता चले कि उसके पिता के साथ नाजायज संबंध थे। वो मीडो को बोलता है कि तुम उस बॉक्स को बिल्कुल भी मत खोलना और मैं कुछ ही देर में वहाँ पर आ रहा हूँ। और वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और वूजिन से बोलता है कि कभी मीडो को ये बात मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और वो उसे धमकी भी देता है कि अगर उसे पता चला तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तू मेरे अंदर के जानवर को नहीं जानता। और अगले पल वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो बोलता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा कुत्ता बन के रहूंगा और वो वूजिन के जूते भी चाटता है। लेकिन वूजिन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे हंसी आती है क्योंकि उसने उसकी माफी अभी एक्सेप्ट नहीं की है। वहाँ पर एक कैंची पड़ी होती है और वूजिन उस कैंची से अपनी जबान काट देता है। और इसके बाद वूजिन फोन करके बोलता है कि मीडो को कुछ मत बताना और दाइसो के कान में कहता है कि अब मेरे लिए जीने का क्या मकसद रह जाएगा। और वो खड़ा होता है, तभी उसकी जेब से वो रिमोट गिर जाता है जो उसके हार्ट के पेस मेकर को बंद करने का रिमोट होता है। दाइसो उस रिमोट को उठा लेता है और वो बटन दबा देता है। लेकिन ये सब एक जाल होता है, एक झूठ होता है। दरअसल ये उसके हार्ट के पेस मेकर का बटन नहीं होता और वूजिन वहाँ से निकल जाता है। और जब वो लिफ्ट में होता है तो उसे अपनी बहन की याद आती है। उसे वो लम्हा याद आता है जब उसकी बहन सुसाइड कर रही थी। दरअसल वो पानी में कूद रही होती है और वूजिन ने उसका हाथ पकड़ा होता है। वो वूजिन को बोलती कि मुझे जाने दो, लेकिन वूजिन नहीं चाहता कि वो मरे। वो उसे पकड़ना चाहता है, ऊपर खींचना चाहता है, पर वूजिन की बहन बोलती कि मुझे याद रखना और मुझे छोड़ दो। और इसके बाद वो नदी में कूद जाती है और इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और वूजिन जो आज इस बात को याद कर रहा होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने आप को गोली मार देता है। दरअसल वूजिन इसी दिन के लिए, इसी मकसद के लिए जिंदा था और अब उसका मकसद पूरा हो चुका है, इसीलिए वो अपनी जान दे देता है। वहीं दूसरी तरफ कई दिनों बाद दाइसो उस हिप्नोसिस वाली लेडी को ढूंढ लेता है जो उसे हिप्नोसिस किया करती थी और वो उसे बोलता है कि तुम मेरी सारी यादें मिटा दो ताकि मुझे मेरा पास्ट याद न रहे। वो हिप्नोसिस वाली लेडी बोलती है कि मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक भी कारण नहीं है, लेकिन तुम्हारी आखिरी लाइन ने मेरा दिल छू लिया।
दरअसल दाइसू ने सब कुछ उसे लिख के दिया होता है क्योंकि उसने अपनी जबान काट ली और अब वो बोल नहीं सकता। और लास्ट लाइन में ये लिखा होता है कि मैंने भी कई पाप किए तो क्या मुझे जीने का हक नहीं है। पर वो लेडी उसे बोलती है कि ये हिप्नोसिस गलत भी जा सकता है, तुम अपनी सारी यादें, सारी याददाश्त सब कुछ खो सकते हो, क्या तुम्हें मंजूर है? दाइसू बोलता कि हाँ, और वो उसे हिप्नोसिस करती है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि दाइसू वहाँ पर बर्फ में पड़ा होता है। तभी वहाँ पर मिडो उसे ढूंढती हुई आती है और वो उसे अपने गले लगा लेती है और बोलती है कि आई लव यू दाइसू। दाइसू के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कान धीरे धीरे दर्द में बदल जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।